हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आतिफ इकबाल है और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आलोक भाई की वीडियो पे, जो कि उन्होंने डिफेंसिव डिटेक्टिव चैनल पे बनाई है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उनकी ओरिजिनल वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें फीडबैक दीजिए। बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने आलोक भाई के साथ कोलैबोरेशन भी किया था, जो कि उन्होंने अपने मेन चैनल पर डाला हुआ है। हमने बात करी थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर, और वो बहुत अच्छी वीडियोज़ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अगर आप मुझे ट्विटर पे, वो ऐप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। साथ में डिस्कॉर्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक्सप्लोर कीजिए। मेरा दूसरा सेकंड मेन चैनल है जिसका नाम है आतिफ रिएक्ट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी तो मेरे चैनल के सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्शन डालता हूँ। पॉलिटिकल चीज़ें मैं इस चैनल पर डालता हूँ, मेन चैनल पे। लाइव डिबेट्स मेन चैनल पे, ओमेगल सीरीज़ मेरे मेन चैनल पे, और कभी कभी रोस्टिंग एक्सपोज वाली वीडियो भी मैं मेन चैनल पे डालता हूँ। रिएक्शन की ज़्यादातर वीडियोज़ मैं उस चैनल पर डालता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी कि क्या आलो भाई बोलना चाह रहे हैं। 3, 2, 1 गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। कहते हैं ट्रेनिंग में जवान जितना ज्यादा पसीना बहाएगा, युद्ध के मैदान में उसका खून उतना ही कम बहेगा। ये जो तस्वीरें आपने देखी भारतीय सेना के पसीने बहाने की, आई थिंक ये ट्रेनिंग की थी। तस्वीरें उसी युद्धाभ्यास की हैं जो चीन सीमा पर भारतीय सेना पिछले काफी टाइम से लगातार कर रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आलो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चिकन्स नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारतीय सेना अपना पसीना क्यों बहा रही है और क्या इंपॉर्टेंस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भारत के लिए। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल एडीजीपीआई इंडियन आर्मी ने 25 सेकंड का एक वीडियो जारी किया और साथ ही बताया कि उत्तरी सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना ने एयरबॉर्न एक्सरसाइज की है, जिसमें एरियल इंसर्शन और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज को परखा गया है। इस पूरे एक्सरसाइज में एयरबॉर्न ट्रूप्स को एयरलिफ्ट किया गया, बड़े पैमाने पर उन्हें पहले से चुने गए इलाके में ड्रॉप किया गया। इसमें रैपिड रीग्रुपिंग के जो मानक तय किए गए थे उन्हें हासिल किया गया। बेहद अहम टारगेट्स का सर्विलांस और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का मिशन किया गया है। 25 सेकंड का जो वीडियो आर्मी की तरफ से ट्विटर पर डाला गया है उसमें पैराट्रूपर्स विमान में चढ़ते नजर आ रहे हैं, फिर वो विमान से पैराड्रॉप के लिए जंप करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि आसमान में एक एक कर मशरूम की तरह पैराशूट खुलते जा रहे हैं। वीडियो में ये जो विमान दिख रहा है वो भारतीय वायुसेना का क्या बात है। C-130J सुपर हर्क्यूलिस है। अमेरिका से लिए गए ये विमान बेहद जबरदस्त हैं। वीडियो में दिखता है कि जवानों के C-130J से छलांग लगाने के बाद आसमान में हर तरफ बस पैराशूट ही पैराशूट नजर आ रहे हैं। तो वीडियो में देखकर आपको क्या लगा कि 40-50 पैराट्रूपर्स होंगे? इसमें ऐसी क्या खास बात है? अक्सर भारतीय सेना ऐसी छोटी मोटी एक्सरसाइज तो करती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं थी और इसमें 40-50 पैराट्रूपर्स नहीं थे, 200 से ऊपर थे, बल्कि 600 पैराट्रूपर्स थे। Shit. और इन्होंने पैराड्रॉप किया उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जिसे कहा जाता है चिकन्स नेक। इसमें देश के अलग अलग एयरबेस से पैराट्रूपर्स को एयरलिफ्ट किया गया था और जिस जगह का चुनाव इनके पैराड्रॉप के लिए किया गया था वो चीन से चल रहे विवाद को देखते हुए बेहद अहम है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये इलाका सिलीगुड़ी का है।
ये LAC से बेहद करीब है। यहीं पर इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। क्यों सिलीगुड़ी इलाके को चुना गया इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए, इसे जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत के नक्शे में ये जगह जहां पर है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी रक्षा करने के लिए कितनी भी बड़ी कीमत भारतीय सेना को चुकानी पड़ेगी, वो चुकाएगी। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है कि इस पर चीन की भी नजर रहती है। चीन जानता है कि भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितनी और क्यों अहमियत रखता है। देखिए, हमें यह भी समझना होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आखिर हमारे लिए इतना अहम क्यों है। शर्जील इमाम याद है आपको? वही जेएनयू वाला शर्जील इमाम जिसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में कुछ ऐसा कहा था जिससे आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक कहा जाता है, वो हमारे लिए जान से भी ज्यादा कीमती क्यों है। 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने से तो कट कर ही सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है What the hell? और वो बंद कर सकते हैं, क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। जाहिर है ऐसा बयान Shit. देशद्रोह की श्रेणी में आता है, बिल्कुल और शर्जील इमाम का यह बयान देशद्रोह वाला ही था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप सोचिए कि इस इंसान ने IIT बॉम्बे से एमटेक किया, शिट काफी अच्छा पढ़ा लिखा था, शिट। लेकिन जिस तरह का बयान इसने दिया उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सोच का अच्छी पढ़ाई से कोई संबंध है नहीं। What और the उसके fuck? साथ वही हुआ जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही किया। वापस लौटते हैं आज के मुद्दे पर और बात करते हैं चिकन्स नेक की। भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। ये पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है, इसलिए इसे चिकन्स नेक कहा जाता है। नक्शे को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जिस तरह इसकी बनावट है उसकी वजह से ही इसे चिकन्स नेक कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गे की गर्दन की तरह भी दिखता है। अगर सेना की भाषा में कहें तो चिकन्स नेक उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जो किसी देश के लिए सामरिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसकी जो बनावट है, उसकी जो संरचना है, उस आधार पर यह कमजोर होता है। देखिए, ये जो पतला सा इलाका आपको दिख रहा है यही चिकन्स नेक है। एक तरफ नेपाल है, इधर भूटान है, नीचे की तरफ बांग्लादेश है और ऊपर तिब्बत है, साइड में म्यांमार भी। चीन का कब्जा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 60 किलोमीटर चौड़ा है। कई जगह तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 25 किलोमीटर ही है। ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, इस बात का अंदाजा आपको इससे हो जाएगा कि अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो पता है चीन की सबसे पहली कोशिश होगी इसी पर अटैक करने की, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की, उस पर अपना कंट्रोल करने की, उस पर अपना कब्जा करने की। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो कनेक्शन है मेनलैंड यानी भारत, शेष भारत से, वो टूट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। संपर्क टूटने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी सेना हमारी मौजूद है वहां पर हम कुछ सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और युद्ध की स्थिति में सप्लाई लाइन अगर बंद हो गई तो अंजाम क्या होगा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पास भारत तिब्बत भूटान का ट्राई जंक्शन है। इससे नेपाल की सीमा भी लगती है और बांग्लादेश की सीमा भी। साल 2016 में जिस डोकलाम में चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था वो जगह भी इसी के करीब है। इस पूरे कॉरिडोर में हमने ट्रांसपोर्ट का इंफ्रा भी डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर ट्रेन और सड़क का जाल फैला हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चीन के किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद, टैंक, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम्स, दूसरे हथियार और रसद को सीमा पर पहुंचाने में किया जाएगा। चीन को भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत का बहुत अच्छी तरह से पता है और इसी वजह से उसने कब्जे वाली जो तिब्बत का इलाका है, कब्जे वाला, वहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास उसने अपने सैन्य ढांचे को, जो मतलब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, उसे बहुत ज्यादा डेवलप किया है। 130 मीटर चौड़ी सड़कें बना ली हैं, एयर स्ट्रिप्स बना लिए हैं, बाकी दूसरे साजो सामान रखने की जगह बना ली हैं।
तो इसका सीधा संदेश है कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही अटैक करेगा। और ऐसा ये सब कुछ तैयारी उसकी इसी को मद्देनजर रखते हुए की गई है। तो ऐसी ही किसी स्थिति से निपटने की तैयारी में भारतीय सेना लगी है, क्योंकि बुरे से बुरे हालात के लिए तैयारी करनी ही पड़ती है। अगर आप तैयार नहीं हैं तो फिर आप दुश्मन को धूल नहीं चटा सकते। क्योंकि 1962 में हमारा तैयार ना होना ही हम पर भारी पड़ा था, इसलिए भारतीय सेनाएं किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती हैं। पिछले 2 साल से, यानी जब से चीन के साथ एलएसी पर हमारा विवाद शुरू हुआ है, तब से भारतीय फौज लगातार युद्ध की तैयारी कर रही है। लगातार वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं। चीन को सीधा संदेश दिया जा रहा है कि इस बार तैयारी पूरी है। अभी हाल ही में भारतीय सेनाओं ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर भी ऐसी ही ट्रेनिंग की थी। लद्दाख में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक्सरसाइज खत्म हुई अभी 24-25 मार्च को, उसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी बिन बुलाए भारत पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर अजीत डोभाल से मुलाकात की, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या जिसे हम एनएसए कहते हैं, उनसे मुलाकात की। उसके बाद वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो पीएम मोदी से भी मिल लें। लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बहुत सही। और उनको बिना पीएम मोदी से मिले वापस लौटना पड़ा। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का इस तरह भारत आना बहुत बड़ा संकेत देता है कि चीन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्योंकि आप ही सोचिए कि साल 2020 में लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद चीन के किसी हाई प्रोफाइल अधिकारी की ये पहली भारत यात्रा थी, वो भी बिन बुलाए। मतलब साफ है कि जरूरत चीन की है। वो भी समझ चुका है कि भारत के साथ संबंध खराब करके रहने का मतलब अपना ही भारी नुकसान करना है। इसका पता आपको चीनी विदेश मंत्री के ताजा बयान से लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, जो मतभेद हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। चीन हमेशा से ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता आ रहा है। वो एक तरफ विवाद को बढ़ाता है, दूसरी तरफ बातचीत करने की कोशिश करके ये एक नंबर का कि देखिए हम बहुत ज्यादा गंभीर हैं बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने में। तो ये उसका आर्ट ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध कला है। और आर्ट ऑफ वॉर से याद आया कि एक किताब है इसी नाम से, उसे लिखा था कभी चीनी साम्राज्य के सेनापति रहे और मिलिट्री एनालिस्ट उन्हें कहा जाता है। उन्होंने ये किताब लिखी, उस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर और उनके राइटर का नाम है सुन त्सू। और चीन इस किताब को, चीन की जो सेना इस किताब को बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करती है। आज भी चीनी सेना सुन त्सू की लिखी किताब द आर्ट ऑफ वॉर को फॉलो करती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको चीनी सेना की मानसिकता के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा। अब तो आप इसे ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। ये कुकू एफएम पर मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर 1000 घंटे से भी क्या बात है लोग भाई, प्रमोशन, जहाँ इसी तरह लोग भाई का प्रमोशन हो गया, बढ़िया किताबों और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस मजाक कर रहा हूँ कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अरे आलोक भाई, यहाँ यूज कर सकता हूँ क्या यूएस में? की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन। अरे आलोक भाई, मुझे भी दे दो यार ऑफर। टॉपिक पे लौटते हैं और बात करते हैं कि चीन ये समझ चुका है, भारत ने जो सेना के जरिए भी और डिप्लोमेटिकली भी, यानी कि राजनीति के जरिए भी जो चीन को संदेश दिया है, उसे चीन बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। और इसकी पुष्टि हुई है जो उसका सरकारी भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसमें छपे कुछ आर्टिकल से। अब ये आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी हाल ही में छपे हैं और उनमें जो कुछ भी लिखा है उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि चीन की सरकार का रुख बहुत ज्यादा नरम भारत के प्रति क्यों होने लगा है। ग्लोबल टाइम्स में ये 29 मार्च को आर्टिकल छपा, यानी चीनी विदेश मंत्री के बिन बुलाए भारत दौरे के बाद। इसकी हेडिंग को ध्यान से पढ़िए, जिसमें कहा गया है कि विदेश मंत्री के दौरे के बाद चीनी कारोबारियों को भारत में निवेश की बड़ी उम्मीदें हैं। आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि भारत चीन के संबंध सुधरने की उम्मीद है।
चीनी विदेश मंत्री के दौरे से एक पॉजिटिव सिग्नल गया है। दोनों एशियन कंट्रीज के बीच के तनाव पर हालांकि इसे आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। इसी में आगे चाइनीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैरिस लियू का हवाला देते हुए लिखा गया है कि बॉर्डर संघर्ष के बाद चीनी निवेशकों को भारत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन विदेश मंत्री के दौरे के बाद कारोबारी माहौल को ठीक करने में मदद मिलेगी। यानी चीन समझ चुका है कि भारत से संबंध खराब करने का मतलब है अपना बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कराना, और इसीलिए चीन के जो सुर हैं वो नरम पड़े हैं। अच्छा, भारत भी ये बात समझता है, इसीलिए वो इस बार अड़ा हुआ है कि जहां जहां सीमा विवाद है बिना सुलझाए कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या बात है, कोई संबंध नॉर्मल नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सारे सीमा विवाद जहां जहां पर हैं वो हल नहीं हो जाते। भारत ने न सिर्फ सीमा विवाद पर दो टूक जवाब दिया, बल्कि ओआईसी की बैठक जो इस्लामाबाद में हुई थी उसमें चीन के कश्मीर पर दिए बयान पर भी सुना दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि उन्होंने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि बॉर्डर एरिया में तनाव और भारी सैन्य मौजूदगी के माहौल में दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रह सकते। क्या बात है, भारत अपने रुख पर कायम है। और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में भी चीन को भारत की अहमियत समझ में आ गई है, क्योंकि इस मुलाकात में अफगानिस्तान और यूक्रेन पर भी चर्चा हुई। भारत की जरूरत चीन को क्यों है, उसकी झलक चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स के उस दूसरे आर्टिकल में दिखी है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। इसकी हेडिंग है यूक्रेन संकट में चीन भारत के साझा हित सामने आए। ये ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल है, यानी ये एक तरह से चीन की कम्युनिस्ट सरकार का रुख छापा गया है। इसमें बताया गया है कि सीमा विवाद के बाद पिछले 2 साल में किसी हाई प्रोफाइल चीनी अधिकारी की यह पहली विजिट थी। साथ ही ये इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद ने दोनों देशों के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट भी सामने लेकर आया है। इसमें लिखा है कि चीनी लोग भारत के क्वाड में शामिल होने से नाराज हैं। उन्हें यह लग रहा है कि चीन को किनारा करने के लिए भारत अमेरिका की मदद कर रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन संकट ने दोनों देशों को करीब किया है। भारत चीन संबंध अब ज्यादा साफ दिख रहे हैं और ये एक मौका है भारत चीन संबंधों में गर्माहट लाने का। यूक्रेन संकट में भारत की भूमिका भी दुनिया के सामने आ गई है। भारत ने अपना तटस्थ रुख बरकरार रखा है और इससे रूस को फायदा पहुंचा है। भाई, अब इतनी पुरानी दोस्ती का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, भले ही इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए। चीन को भारत की अहमियत कैसे पता लगी? 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की फोन पर बात हुई। पीएम मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने हमले के बाद पुतिन से बात की। इसके बाद अब तक कुल 3 बार पीएम मोदी और पुतिन की बात हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी फोन कर पीएम मोदी से युद्ध विराम करवाने की बात कही। अगर पिछले कुछ हफ्तों के डेवलपमेंट देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि भारत की जरूरत दुनिया को क्यों हो रही है। क्वाड की मीटिंग हुई। पिछले 15 दिनों में दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं का भारत आना जारी है। बीते 31 मार्च को 4 बड़े नेता भारत आए। ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, मैक्सिको के विदेश मंत्री मैक्सिको और अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह। इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी 25 मार्च को आ चुके हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 22 मार्च को भारत में थे। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग 19 मार्च को यहाँ आए। निकोस डेडियास 22 मार्च को आए। कनाडा के डिप्टी विदेश मंत्री मार्ता मोर्गन 22 मार्च को, ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हामिद अल बुसैदी और 22 मार्च को ही श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे भी भारत का दौरा कर चुके हैं। रूसी विदेश मंत्री का भारत दौरा भी बेहद अहम है और ये बात चीन को भी पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अगर समझौते की कोशिश करता है, शांति करने की कोशिश करता है रूस यूक्रेन युद्ध में, तो वो उसका स्वागत करते हैं। तमाम विरोध के बावजूद दूसरी तरफ भारत रूस से तेल खरीद रहा है। रूस भी सस्ती कीमत पर भारत को कच्चा तेल दे रहा है। रुपीज रूबल में ट्रांजैक्शन का सिस्टम भी करीब करीब पक्का हो चुका है। यानी इस वक्त भारत इस संकट के वक्त एक बिग प्लेयर बनकर उभरा है और चीन इसकी अहमियत समझता है, इसीलिए उसके रुख में इतनी नरमी आई है। जाहिर है चीन अपनी गलती मान चुका है, दिख रहा है, वो चाहता है कि संबंध दोबारा से पहले जैसे हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। भारत ऐसा होने नहीं देगा। भारत को भी मौका मिल गया है कि भाई इस बार ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, इसीलिए 2 साल से वहां पे तनाव जारी है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने की वो एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बड़ी मेहनत क्योंकि आप करी है सबको आलोक भाई पता ने। है कि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी वाला वीडियो आपको डिफेंस डिटेक्टिव पर ही मिलता है। और उन लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है जो नए आए हैं चैनल पर, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ताजा वीडियो, नए वीडियोस देखते रहें। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। Anyway, so the video has been over. आलोक भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इस वीडियो में उनकी मेहनत दिख रही थी खुल के। The way he was talking about वो जो मैप उन्होंने निकाला जहाँ पे हर कंट्री से कौन कौन मिनिस्टर आया था, दैट वाज एपिक। आई लव्ड इट। वो बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत उन्होंने किया होगा, या उन्होंने जहाँ से भी निकाला है। मतलब निकालना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने वो पूरा चार्ट बनाया है, दैट्स जस्ट इनसेन। बट अगर उन्होंने निकाला है, बट स्टिल निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। जो उन्होंने फिर उन्होंने जो चिकन नेक के बारे में बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करा था, दैट वाज आल्सो माइंड ब्लोइंग। ओवरऑल पूरा सिनेरियो को देखा जाए तो इंडिया का जो स्टैंड है इस चीज़ों को लेके कि अब इंडिया पीछे नहीं हटेगा, चाहे आप कितना भी इंडिया को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली चाइना से, क्योंकि वी आर ग्रोइंग वे फास्टर। और आई होप कि किसी की नज़र भी ना लगे हमें। बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग we all have worked hard for, and the credit goes to all the greatest officials, especially Modi ji, Amit Shah ji, and all the people out there. चाहे आप इसको hate करो, love करो, whatever it is, but India is growing faster. Nitin Gadkari ji and all these people, they are doing amazing, fantastic job, जो कि कभी कांग्रेस के टाइम पे तो होता क्या, दूर दूर की बात तक नहीं थी। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत अच्छा है, एंड वी शुड सपोर्ट आवर स्टेट ओरिएंटेड एक जो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक बात रही चिकन नेक के बारे में, आई वॉज वेरी शॉक्ड, क्योंकि चिकन नेक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे ऊपर में नेपाल है, फिर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, फिर चाइना भी है। शिट, इट्स, मुझे पता नहीं क्या, पर इट्स अ वेरी स्केरी प्लेस टू बी। मतलब वहाँ पे मतलब इतनी सारी कंट्री जुड़ी हुई है, एंड दैट्स इनसेन। बट आई थिंक बांग्लादेश से बहुत इलीगल रिफ्यूजी या इलीगल इमिग्रेंट्स भी रहते होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर पे। जो शर्जील के साथ किया, बहुत ज़बरदस्त किया। अगर मैं अगर सरकार में होता तो साले को वहीं मरवा देता इनकाउंटर करवा के। बट डेफिनेटली हमारे यहाँ लॉ है, सिस्टम है, तो उन्होंने जो भी एक्ट लगाया, देशद्रोह का एक्ट, बहुत अच्छा लगा है। सालों को सूतो, इतना सूतो, वैसे ही हड्डी सा मारो सालों को जितना मार सकते हैं। और ओवरऑल आलोक भाई की मेहनत दिख रही थी पूरी वीडियोस में, अमेजिंग। आई थिंक आई स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो टू ब्रिंग सच टाइप ऑफ अ वीडियो। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, ऐसी वीडियो तो नहीं, पर इससे भी अगर सिमिलर हो तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इन द फ्यूचर में बनाने की, क्योंकि इसे बहुत मेहनत लगती है यार। मतलब बहुत पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, पर इस लेवल पे नहीं। आलोक भाई बहुत पढ़ते हैं भाई, हर चीज़ को पढ़ना, हर चीज़ को एनालाइज करना, फिर जो आप बोल रहे हो उस पर क्या चीज़ स्क्रीन पे दिखेगी उसको दिखाना, एग्जैक्टली पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करना, बहुत मेहनत है भाई इस काम में। मैं कर चुका हूँ पहले, तो मैं जानता हूँ। अपने दूसरे चैनल के लिए मैं कर चुका हूँ, जो कि मेरा एक चैनल था टेक रेडिकल टीवी, बट बड़ी मेहनत है इस काम पे। सो आई मीन डेफिनेटली यू ऑल शुड गो एंड सपोर्ट आलोक भाई, द काइंड ऑफ एफर्ट ही इज़ ट्राइंग टू पुट इन सच वीडियोस। बड़ी मेहनत लगती है भाई। डिसलाइक करना बहुत आसान होता है, कमेंट में जाके गाली देना उससे भी ज़्यादा आसान होता है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना, वो आंखें चाहिए जो आप देख सको कि सामने वाला क्या एफर्ट डाल रहा है। बट अमेजिंगली एक्सप्लेन कराए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अमेजिंग स्टैंड। ओवरऑल बेस्ट वीडियो बाय आलोक भाई सो फार। एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ go and give me your feedback about this video, about the reaction. But let's talk about कि चिकन नेक क्या है, सिलीगुड़ी का क्या सीन है,
इंडिया का क्या स्टैंड है, हम क्या लेते हैं। हो सकता है कि मैं इस टॉपिक पे इस हफ्ते लाइव डिबेट भी करूं। आज तो मंडे है, हो सकता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे के बीच में कर लूं, या नहीं तो सैटरडे को मैं लाइव कर लूं। ठीक है, तो ऑल राइट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।